आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि थियोरेटिकली आपको 3 से 5 नंबर का पूछा जा सकता है अभी, जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आप सबने देखा होगा ज़रूर, आपके आसपास जो पावर स्टेशन होते हैं, बिजली घर होते हैं, वहाँ भी लगा रहता है, खंभों पर भी लगा रहता है, देखा होगा आपने। और इसके अलावा आप इसको जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, विद्युत परिपथ होते हैं, उनमें भी आप देखते होंगे, ठीक है। पर आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का कार्यविधि समझने से पहले ट्रांसफार्मर को डीपली पढ़ते हैं। पहले एग्जाम में भी आपको सीधा सीधा आएगा ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसके कार्य सिद्धांत लिखिए तथा इसके सचित्र वर्णन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो यहाँ पर आपको कहा गया है एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है। केवल प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर कहलाता है, ठीक है। अब कार्य सिद्धांत याद रखना, ट्रांसफार्मर अन्योन्य विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। क्या होता था अन्योन्य चुम्बकीय प्रेरण? जब दो पास पास रखी कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली में एक विद्युत वाहक बल स्वयं उत्पन्न हो जाता है। ये था अन्योन्य विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अब हम देखते हैं कि ये कितने तरह का होता है। अभी यहाँ डेफिनेशन में कहा गया है कि बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है। तो एक तो वो ट्रांसफार्मर जो बढ़ाने का काम करेगा वोल्टेज को, है ना, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, या फिर एक वो जो घटाने का काम करेगा। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर दो तरह का प्रकार से वर्गीकृत किया गया। पहला है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, इंग्लिश में इसको स्टेप अप भी बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। और एक होता है हमारे पास में अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई का मतलब होता है गिराना, कम करना, ठीक है। ऊंचाई का मतलब होता है बढ़ाना, इसे बोलते हैं स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, ठीक है। तो यहाँ ट्रांसफार्मर के बारे में आपने पढ़ा। ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। अब एक एक करके हम इनको पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में आपको पूछा गया, अब याद रखना, ऊंचाई ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर। देखो ट्रांसफार्मर कहाँ से बना शब्द? ट्रांसफार्मर बना ट्रांसफॉर्म से, बदल देना। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है ना इंग्लिश में बदल देना। ऐसे ही ऊंचाई ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाने के काम जो आता है, ठीक है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। ऐसे ही आपको नोट्स बनाते जो है चलना है और लिखते हुए जाना है, ठीक है। अपचाई ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को घटाया जा सकता है, जाम कम कर सकते हैं। दो ही तो काम कर रहा है ट्रांसफार्मर, या तो एसी वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है। जो बढ़ा रहा है, ज़्यादा कर रहा है, उसको ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और जो कम कर रहा है उसको अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। यहाँ तक आप इसको लिखेंगे। अब हम बात करेंगे इसकी रचना की। एग्जाम में 5 नंबर का आएगा तो उसी तरीके से इसको पढ़ते हुए चलना है। अब अगर एग्जाम में आता है तो उसको रचना कैसे करनी है आप देखते हुए चलना, मैं कैसे कैसे फिगर ये बनाऊंगा लाइव, ठीक है। देखो ट्रांसफार्मर में बेसिकली क्या होता है, एक करोड़ होती है, ठीक है। दो बनाता हुआ चलूंगा साइड साइड तो समझ जाओगे। ये देखो एक बेसिकली एक करोड़ होती है, देखो मैं पहले सबसे पहले आपको क्या बनाना है, फ्रेम बनाना है, ठीक है। ये देखो ऐसे ऐसे एक फ्रेम बनाया, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पर ये 3D में फ्रेम है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है बनता कैसे है, ठीक है। आपने बेसिकली आपको क्या बनाना है, सबसे पहले एक फ्रेम बनाना है, बना दिया, पत्तीदार फ्रेम बनाना है। तो अब यहाँ पर आपको करना नहीं है, बस दो कुंडलियाँ लगानी है। एक तो याद रखना, दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक ऊंचाई यानी कि जिसमें कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। तो जो हिसाब, जो अनुपात वोल्टेज का होता है वही अनुपात होता है फेरों का। तो अगर ऊंचाई ट्रांसफार्मर है तो पहचानने की ज़रूरत नहीं है, दो कुंडलियाँ होंगी। तो जो पहली यानी कि प्राथमिक कुंडली है उसमें फेरों की संख्या क्या होगी, कम होगी, और जो द्वितीयक होगी उसमें क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। तो देखना, अब एक तो एक कोइल हुई हमारे पास, ठीक है, और एक कोइल दूसरी बनाता हूँ। तो देखो आप नोटिस करना, यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर उसको दिखनी चाहिए एग्जामिनर को। ये देखो यहाँ पर आपने बनाया ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसका मैं आसान रूप भी बताऊंगा आपको, पर समझो ये है हमारे पास क्या है, सेकेंडरी यानी कि द्वितीय कुंडली है। ये हमारे पास है लोह क्रोड़ या पटलित क्रोड़, लोह क्रोड़ या पटलित,
लौह करोड़, ठीक है। करोड़ का मतलब फ्रेम है एक तरीके से। ये हमारे पास क्या है, प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली, ठीक है। और इसके अलावा बस ये चीज़ें कुछ मैन होती हैं। यहाँ आप दोगे इनपुट एसी, इनपुट का मतलब निवेशी, जो देते हो उसको बोलते हैं हम इनपुट या फिर निवेशी, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो निशान बन रहा है ये निशान किसका होता है, ये प्रत्यावर्ती यानी कि अल्टरनेटिंग धारा या वोल्टेज का निशान होता है, ठीक है। यहाँ हमें क्या मिलेगा, आउटपुट, ठीक है। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, देखो प्राथमिक में यानी कि पी फॉर प्राइमरी, एस फॉर सेकेंडरी, प्राथमिक कुंडली में कम फेरे हैं और द्वितीयक में ज़्यादा है। तो कम से ज़्यादा कौन करता है, ऊंचाई, तो ये है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। रचना में ऐसे ही बनाना, आपको मैं इसीलिए ये कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक जो है थ्योरेटिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर दूसरा बनाते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर, क्या डिफरेंस आएगा वो तुम अपने आप देखना, जज करना। एक फ्रेम बनाया, प्रैक्टिस करने से आता है, जब शुरुआत की थी मैंने तो मुश्किल हो जाता था मुझे बनाना ये, ठीक है, पर टाइम के साथ आ गया। ऐसे एक फ्रेम बनाया, ठीक है। ड्राइंग मेरी तो उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, आप कोशिश करना, बन जाएगा आपसे। देखो एक फ्रेम बनाया आपने, ठीक है। अब इस फ्रेम में आपको क्या करना है, बेसिकली कुंडलियों का ध्यान रखना है। अब हम बनाने जा रहे हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। तो जो प्राथमिक कुंडली है, पहली कुंडली है, उसमें क्या होंगे, ज़्यादा फेरे होंगे, क्योंकि अपचाई का मतलब होता है ज़्यादा से कम करना। और जो द्वितीयक कुंडली है उसमें क्या होगा, हमारे पास कम फेरे होंगे। ये आपको दिख भी रहा होगा, ये हमारी क्या है, द्वितीयक कुंडली यानी कि ऐसा है। ये क्या है, हमारी प्राथमिक कुंडली यानी कि पी है, ठीक है। तो ये वो हमारे पास, इसको हम बोलते हैं पटलित लौह करोड़ या फ्रेम भी कह सकते हैं। ये पत्तीदार क्यों बनाया जाता है, ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है। तो ये पत्तीदार इसलिए बनाया जाता है क्योंकि भंवर धाराओं की को जो पैदा, भंवर धाराएं तो आप जानते हैं, भंवर धाराओं को ये क्या करता है, कम कर देता है। इससे हमारी ऊर्जा हानि कम होती है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, ये हमारे पास आउटपुट और ये हमारे पास इनपुट, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है। ये है अपचाई ट्रांसफार्मर। पहचान कैसे हुई, ज़्यादा संख्या है प्राथमिक में और द्वितीयक में क्या है, फेरों की संख्या कम है, ये अपचाई ट्रांसफार्मर है। मैंने आपके सामने बना के इसीलिए दिखाया ताकि आपको बनाना आ जाए, ठीक है। यूजुअली क्या करते हैं, कोई भी पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर बच्चों को पता नहीं लगता है ये बनाना कैसे है। तो ऐसे आपको बनाना है। इसका एक सिंपल तरीका और बता रहा हूँ। ऐसे अगर आपके पास ये टाइम ना हो ना बनाने का, तो आप ऐसे कर लेना। ये भी ट्रांसफार्मर का ही सिंबल होता है। ये प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीयक है। प्राथमिक में क्या है, कम फेरे हैं, द्वितीयक में क्या है, ज़्यादा है। तो कम से ज़्यादा हो रही है। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, उच्चाई ट्रांसफार्मर है। अपचाई की अगर हम बात करेंगे तो अपचाई में क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ऐसे भी आप उसको बना सकते हो, पर जब इसको पेपर में आता है तो आप अच्छी तरीके से बनाना, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अभी हम इसकी रचना में क्या लिखेंगे, देखो ट्रांसफार्मर में एक नरम लोहे के पत्तीदार फ्रेम होता है या पटलित लौह करोड़ होती है, जिस पर दो कुंडलियाँ, दो तांबे की पॉलिशदार कुंडलियाँ लिपटी होती हैं, जिनमें फेरों की संख्या अलग अलग व तार की मोटाई अलग अलग होती है, ठीक है। इतना आप लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे दोनों कुंडलियों में जो प्राथमिक कुंडली होती है उसे, जो प्राथमिक कुंडली होती है उसे निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ा जाता है, जबकि द्वितीय कुंडली से वोल्टेज जो है वो निर्गत किए जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने उसको बता दी। बहुत बेसिक सारा काम तो डायग्राम में हो ही गया, ठीक है। अब तो रचना के बारे में आप लिख देंगे, संपूर्ण स्थिति चित्र में दिखाई गई है। अभी हम जो मुख्य बात है इसका जो फॉर्मूला है वो डेरिवेट करने वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? चलो अभी देखो मैं इसका फॉर्मूला कैसे डेरिवेट करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो कर लिया, ये डायग्राम आपको बनाना है। मैं आपको आज ट्रांसफार्मर का पूरा कंसेप्ट बता दूंगा, पेपर में कैसे लिख के आपको आना है। ये बोर्ड के लिए क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। कंपटीशन के लिए जैसे ये तुम्हारा ख़त्म हो जाता है तब मैं कंपटीशन के लिए आपको कराऊंगा, ठीक है। ये वो है कि आपको पहली सीढ़ी पता लग जाएगी कि कैसे करना है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे इसके कार्यविधि में। तो आप सबसे देखो रचना लिख दी आपने,
चित्र बनाना सबसे पहले, चित्र बनाने के बाद में रचना में 2-4 बेसिक बातें लिख देना, ठीक है। फिर हम कार्यविधि पे आते हैं। तो कार्यविधि में आपको क्या लिख के आना है वहाँ पे, देखो आपको पता तो है ये किस सिद्धांत पर काम करता है, ट्रांसफार्मर। तो आप क्या लिखें, अन्योन्य चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो हम क्या कहेंगे, जब प्राथमिक कुंडली को सुन ही लेना बस, ठीक है। जब प्राथमिक कुंडली को क्या करते हैं, बाह्य प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ते हैं, तब प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। देखो यहाँ आप समझना बात को, ये कोइल है, ठीक है। और चूंकि ये दोनों के दोनों कोइल क्या हैं, पास पास हैं, तो अगर आप इसमें धारा प्रवाहित कराओगे, ठीक है, और परिवर्तन करोगे तो क्या होगा, सोच के बताओ। यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स लगातार लगातार क्या होगा भाई, इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा। और अगर इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा तो चूंकि ये इसके पास ही रखी है, और अन्योन्य चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, दो पास पास रखी कुंडलियों में से किसी एक में जब हम धारा में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो जब आप इस कुंडली के आप सोच के देखो, मैं आपको सिंगल से समझाता हूँ। देखो अगर एक ही कोइल को आप लो, ठीक है ना, जैसे ये कोइल है हमारे पास, अगर आप इस कोइल के अंदर चेंजिंग करंट पास कराओगे, ठीक है, एसी क्या होता है हमारे पास, चेंजिंग करंट ही होता है, यानी कि बदलता हुआ करंट अगर पास कराओगे तो क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब अगर इसके आसपास आपने दूसरी कोइल रख दी, ये रख दी, तो ये जो बल रेखाएं हैं क्या इस वाली कोइल से भी तो गुजरेंगी। और जब जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, इसके अंदर प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो ही जाता है। तो यहाँ कार्यविधि में आपको यही लपेटना है, क्या कहना है, प्राथमिक कुंडली को जब निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ा जाता है, तब धारा में परिवर्तन निरंतर होने के कारण कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तथा अन्योन्य चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार इसके पास रखी द्वितीय कुंडली में भी उसी दर से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है। अब यहां पर आप उसको क्या बताएंगे, कार्यविधि तो आपने बता दी, यहां से आप शुरू करेंगे इसको, ये तो समझने के लिए थी, ठीक है। कार्यविधि आप लिख लेंगे, जो भी आपके पास स्रोत रहे, किताब वगैरह जो भी है वहां से आप लिख लेंगे। यहां से शुरू करेंगे, माना प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्याएं क्रमशः N1 व N2 तथा विद्युत उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, भाई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल तो पैदा होगा ही। बल क्या क्या मान लिया हमने, V1 मान लो या E1 मान लो, ठीक है, V1 व V2, ठीक है। तब अब फैराडे का नियम तो आपको पता है, फैराडे के नियम से फैराडे का नियम क्या कहता है, V बराबर कितना होता है हमारे पास में, N d∅dt होता है क्या फैराडे का नियम, V लिख लो या E लिख लो, बात एक है। तथा V2 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर N2 d∅dt। आप कहोगे कि जी यहाँ भी d∅dt लिखा, यहाँ भी d∅dt लिखा, उसका कारण है क्योंकि दोनों कुंडलियों में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन दर क्या होती है, समान होती है। इसीलिए यहां पर भी हमने क्या लिया, d∅dt लिया, और यहां पर भी हमने क्या लिया, d∅dt लिया। यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है। अब देखो यहां तक लिख लिया, स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहना, लंबा टॉपिक है, बड़ा 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है इससे, इसीलिए आपको इसको देखते हुए चलना है साथ साथ, ठीक है। कर लिया यहां तक। अभी देखो मैं इसका क्या करने वाला हूं, देखो यहां क्या था हमारे पास, तब समीकरण 1 व 2 से अगर मैं दोनों को भाग करूंगा तो मेरे पास 2 को 1 से भाग कर दो, भाग देने पर
तो अगर करोगे तो बताओ क्या आएगा, V2/V1 आएगा क्या। यहाँ क्या है हमारे पास, अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, वरना समझदार बच्चे समझ जाएंगे, इससे कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, N2/N1 बचेगा। माइनस कहाँ गया, माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो माइनस से माइनस भी हट जाएगा। तो आएगा ये हमारे पास आ गया। इसको हम क्या कहते हैं, R कहते हैं। याद रखना, ट्रांसफार्मर अनुपात या परिणमन अनुपात भी कहते हैं इसको, ठीक है, परिणमन अनुपात। बहुत काम की चीज़ है, आपको अभी बताऊंगा, पर याद रखना ये जो फॉर्मूला आया V2/V1 बराबर N2/N1 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम वहाँ पर ये चीज़ देखने वाले हैं, ठीक है। अभी एक और चीज़ देखो, आप यहाँ तक कर लिया आपने, 3-4 फॉर्मूले हैं इसके, आपने अगर देखे होंगे, अब आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं मॉडल से। देखो यहाँ पर आ गया। अब एक बात बताओ, आदर्श ट्रांसफार्मर में दक्षता कितनी होती है। याद रखना, दक्षता यानी कि अच्छा ट्रांसफार्मर कौन कहलाएगा, दक्षता 100% होती है। यानी कि जितनी पावर आप किसी ट्रांसफार्मर को दोगे उतनी ही पावर वो आपको दे देगा। अब बाकी यूजुअली ऐसा होता नहीं, जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनको आप अगर जितनी बिजली देते हो उससे कम ही बिजली वो आपको वापस देते हैं, उसको भी तो चाहिए ना कुछ चलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन जो अच्छा ट्रांसफार्मर है उसकी कितनी होती है, 100%। इसका मतलब ये है कि जो जितनी पावर आप उसको दे रहे हो, यानी कि तब निवेशी शक्ति, यानी कि निवेश का मतलब जितनी शक्ति आप उसको दे रहे हो ट्रांसफार्मर को, उतनी ही वो आपको वापस करेगा। ये किसके बराबर होगी, निर्गत शक्ति के, निर्गत शक्ति, ठीक है। तो अच्छा, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पढ़ा ना, P/VI होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं तब V1I1 क्यों, क्योंकि देने वाले को हम 1 से डिनोट कर रहे हैं, इनपुट को, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, V2I2, ये 10वीं क्लास में आ जाता है P/VI, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो ये बताओ, अगर मैं इसको नीचे लेके आऊँ, देखो इसको नीचे लेके आएंगे तो ये इसके नीचे जाएगा, तो बताओ कितना जाएगा हमारे पास, तब V2/V1 किसके बराबर हो जाएगा, I1/I2 के। लेकिन ध्यान दो ये किसके बराबर था, N2/N1 के। तो आप लिख सकते हैं पूरा प्रॉपर फेज में ऐसे, N2/N1 और यहाँ V2/V1। एक बात ध्यान रखना, जब आप न्यूमेरिकल करोगे बहुत काम आएगा आपको फॉर्मूला, जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना तो आपको ध्यान रखना है कि वोल्टेज में जो अनुपात है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 ही है, 1 है तो 1 ही है, लेकिन धारा में जो अनुपात है वो उल्टा है। देखो यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है। न्यूमेरिकल में ये काम आएगा आपको, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में यहाँ तक आपने कर लिया। अभी ट्रांसफार्मर के कुछ ऐसे पॉइंट आप याद रख के जाना जो आपको अलग से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला तो यही आपसे एग्जामिनर पूछता है कि वो जो पत्तीदार फ्रेम लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं, तो वो इसीलिए ताकि भंवर धाराएं कम पैदा हों, ठीक है। अब छोटे छोटे क्वेश्चनों में जैसे कि ट्रांसफार्मर की दक्षता आपसे पूछ लेता है, तो दक्षता का मतलब होता है कि कितना अच्छा कोई ट्रांसफार्मर काम कर रहा है, इफिशियंसी इसको बोलते हैं। तो कैसे पता लगाएंगे, एक ट्रांसफार्मर को आप बिजली यानी कि विद्युत शक्ति दीजिए, तो देखना कि वो रिटर्न आपको क्या कर रहा है। भाई कोई इंसान है वो आपके लिए काम कर रहा है, वो कितना ईमानदार है, उसके लिए आप क्या करोगे कि आप उसको कितना देते हो, और वो आपको अगर पूरा का पूरा रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब वो ईमानदार है, अच्छा है, बढ़िया है। ऐसे ही ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, तो किसी ट्रांसफार्मर के लिए निर्गत शक्ति यानी कि जो आप बाहर आप देते हो शक्ति, उसको बोलते हैं निर्गत शक्ति, तथा निवेशी शक्ति यानी कि इनपुट पावर के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। अब ईटा का फॉर्मूला याद रखना, ईटा बराबर, ये ईटा होता है निर्गत शक्ति बटे निवेश शक्ति गुणा 100, ठीक है। अब याद रखना, आदर्श प्रैक्टिकल में आपसे पूछ सकता है कोई, आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होती है, किंतु व्यवहार में ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो कितनी होती है, 90 से 98% ही होती है, 100% तो कभी भी नहीं होती। कोई कितना भी अच्छा ट्रांसफार्मर हो उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है। वो कुछ ना कुछ तो अपने लिए रखेगा ना, तभी तो चलेगा ना। वो आपका शरीर है, आप जितना खाते हैं क्या उतना ही काम करते हैं, नहीं, कुछ तो आपका शरीर अपने लिए रखता है, प्रोग्रेस के लिए रखता है, ठीक है। उसको वर्क करने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ ट्रांसफार्मर की दक्षता। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रांसफार्मर के ऊर्जा हानि की, ठीक है, जो कि आपसे पूछे जाते हैं।
सो आपसे 2 नंबर में 1 नंबर में पूछा जा सकता है, ट्रांसफार्मर के साथ ही आपको पूछ सकता है ट्रांसफार्मर में जो नुकसान होता है ऊर्जा का, जो हानि होती है, आपने अभी देखा ना कि जो वास्तविक ट्रांसफार्मर होता है उनकी इफिशियंसी यानी कि दक्षता 90 से 98% होती है, तो जो बाकी का बचा हुआ परसेंटेज है वो कहाँ जा रहा है, तो वो हमारा लॉस हो जाता है और मतलब वो उसकी हमें हानि होती है। तो अगर हमें ये पता होगा कि ट्रांसफार्मर में हानियाँ कहाँ कहाँ होती है, तो हम कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर, टेक्निक लगाकर हम उस हानि को कम कर सकते हैं और उस ट्रांसफार्मर को और बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर उसकी हानियों की चर्चा करेंगे। तो पहली जो हानि है वो है तांबे में हानि। ठीक है, तांबे में हानि का मतलब देखो, कोई भी तार हो, कैसा भी तार हो, ये तार है, ठीक है, या कोई भी तार है, अगर आप इसमें धारा प्रवाहित कराओगे तो पक्की बात है इसके अंदर कोई ना कोई तो प्रतिरोध होगा, उससे तो आप मना नहीं कर सकते हैं। तो अगर तांबे की बात करते तो इतना सारा तांबा लिपटा रहता है कोयल के रूप में, उसमें भी जब धारा प्रवाहित होगी तो उसका भी कोई ना कोई प्रतिरोध होगा और उस वजह से वहाँ पर क्या होगा, वो जो ऊर्जा आप उसको दे रहे हो वो हीट की फॉर्म में यानी कि ऊष्मा की फॉर्म में बाहर निकालेगा। प्रतिरोध की वजह से ही तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो एक तो ये हानि हुई, ठीक है। दूसरी भंवर धाराओं के रूप में हानि। अब भंवर धाराओं के रूप में हानि के का मतलब यहाँ पर समझेंगे। देखो इसका यूज़ क्या कर सकते हैं, मतलब इसको कम कैसे कर सकते हैं तांबे में हानि को। तो तांबे में हानि को कम करने के लिए जितना हो सके इस तार का प्रतिरोध कम से कम रखने की कोशिश करेंगे और वाइंडिंग में भी हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इतना अच्छे तरीके से तांबे के तार को यूज़ किया जाए ताकि जो कम तार है उसमें ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं दूसरी, तांबे में जो हानि होती है उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें कूलेंट डाल देते हैं। देखा होगा अगर आप मिस्त्री वगैरह की दुकान पर देखते होंगे तो एक वार्निश बोलते हैं उसको देसी भाषा में, एक कूलेंट डाला जाता है, ठीक है, दुकानों पर रखा रहता है और इसके ऊपर डाल दिया जाता है, किसी भी कॉपर वाइंडिंग में डाल दिया जाता है। वो इसीलिए डाला जाता है ताकि तार ठंडा रहे जितना हो सके, ठीक है, और उससे जो नुकसान हो वो कम से कम हो। अब दूसरा आता है भंवर धाराओं के रूप में हानि। तो जो भंवर धाराएं होती हैं, मैंने आपको बताया था, अभी फिर सुन लो, भंवर धाराएं आपके सिलेबस से हटी हुई है, ठीक है। तो भंवर धाराओं में आप समझना भाई, एक तार है, ठीक है, भंवर धाराओं को समझाने का टाइम वैसे नहीं है पर समझ लो आप भाई, ये तार है, अगर इस कुंडली में आप चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करोगे तो आप आराम से क्या कर सकते हो, इस कुंडली से धारा को निकाल सकते हो, ठीक है, आराम से निकल जाएगी। दो तार दिख रहे हैं, दो सिरे दिख रहे हैं, लेकिन इसकी जगह पर मैं इसी तांबे से बनी हुई एक बड़ी सी प्लेट ले लूँ या कोई सॉलिड चीज़ ले लूँ, ठीक है, अगर मैं इसमें चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन कराऊंगा तो धारा तो इसमें पैदा होगी, लेकिन वो धारा निकाल नहीं पाओगे, तार कहाँ है निकालने के लिए, तो वो धारा जो है वो फंसकर रह जाएगी। फंसकर रहने का मतलब ये होता है भंवर, ठीक है। तो यहाँ ये जो धारा है ये निकाल नहीं पाओगे, तो लगातार 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 वो जो धारा है वो ट्रैप होती रहेगी। तो अब आप सोच के देखो कि इस धारा को जो इसके अंदर बनती है, जो जो ठोस धातु के टुकड़े के अंदर बनती है, इसको हम बोलते हैं भंवर धारा, ठीक है। तो भंवर धाराएं बन रही है, वो किसी काम की तो यानी बाहर तो निकाल नहीं सकते, इसलिए वो नुकसान का एक कारण होती है। तो कोशिश ये रखनी चाहिए कि ये जो सतह है ये जितना हो सके उसका क्षेत्रफल कम से कम रखा जाए। इसीलिए हम यहाँ पर पूरे फ्रेम को एक उससे ना बनाकर अलग अलग पत्तियों से बनाते हैं, ताकि अलग अलग पत्तियों का क्षेत्रफल कम होगा और इससे क्या होगा, इससे हमारी जो ऊर्जा है वो बचेगी, ठीक है। दूसरा है फ्लक्स, तीसरा है फ्लक्स हानि। अब फ्लक्स हानि का मतलब कई बार बाइंडिंग कमज़ोर हो जाती है या थोड़ा लीक मतलब ढीला रह जाता है, ये जो पत्तियां हैं, तो क्या होता है जो चुंबकीय फ्लक्स है वो बाहर निकलता रहता है। अब जब वो बाहर निकलेगा तो वो क्या करेगा, वो जाना चाहिए उसको क्या, दूसरी कोयल के अंदर भी, लेकिन वो दूसरी कोयल के अंदर के साथ साथ थोड़ा बाहर लीक होता रहता है। जब वो बाहर लीक होगा तो क्या होगा, अब जो ऊर्जा भेजनी चाहिए थी इस कोयल को इसमें, इसके अंदर, वो ऊर्जा नहीं भेज पाएगा उतनी। जब नहीं भेज पाएगा तो ये भी हमारे लिए एक नुकसान की बात है और इसको हम बोलते हैं फ्लक्स हानि, ठीक है। और क्षैतिज हानि की बात करते हैं तो सबको पता है कि जब किसी लोहे की चीज़ में हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं या फिर चुंबक को नज़दीक लाते हैं, लोहे के संपर्क में रखते हैं, तो लोहा चुंबकित हो जाता है, लेकिन उतनी जल्दी विचुंबकित नहीं हो पाता। जितनी एक चक्र में मान लो ये चुंबकित हुआ तो उतना विचुंबकित नहीं होगा, यानी कि कुछ ऊर्जा रह जाएगी लोहे के अंदर। तो ये ऊर्जा हम क्या ही हमें क्या कहलाती है, शैथिल्य हानि के रूप में हम इसको जानते हैं। तो याद रखना, बस आपको केवल ये 4 पॉइंट लिख के आने हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर के बारे में आपको लिखना है। ट्रांसफार्मर के उपयोग आप सबको पता है, अगर उपयोग कोई आपसे पूछता है तो सबको पता है, लो मैं लिख भी देता हूँ उपयोग। तो जो उपयोग होंगे, पहला क्या होगा, बिजली घरों में, बिजली देखा भी होगा आपने घरों में, विद्युत सप्लाई में, विद्युत सप्लाई में, इसके बिना काम ही नहीं चलने का,
दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि छोटे है ना, इलेक्ट्रॉनिक वैद्युत उपकरणों में। आपने देखा होगा टीवी सीडी या कोई भी चीज़, आप एलईडी बल्ब भी देखोगे उसमें भी ट्रांसफार्मर लगा रहता है, ठीक है। ऐसी कई सारे उपयोग हैं, दो आप याद रख के कम से कम जाएंगे, ठीक है। तो ये था ट्रांसफार्मर का थ्योरेटिकल पोर्शन, ठीक है। मैं इसके न्यूमेरिकल भी आपको बता देता हूँ ताकि ये टॉपिक आज आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। तो भाई सुनो, यहाँ पर आपसे कहा, सवाल अच्छी तरीके से पढ़ना। एक उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या है क्रमशः, ये 2019 में आया था सवाल, ठीक है। इस तरह का सवाल आपको मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा आपको। फेरों की संख्या है क्रमशः 100 व 8000, ये तो होना ही था क्योंकि उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक में कम होती है और द्वितीयक में ज़्यादा होती है, बढ़ा है ना। यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट का विभव लगाया जाए तब ज्ञात कीजिए परिणामन अनुपात और द्वितीयक वोल्टता। अब परिणामन अनुपात क्या होता है पहले लिखेंगे, दिया है गिव इन दैट, सबसे पहले ये लिखना है गिव इन दैट। तो भाई क्या दे रखा है आपको, आपको दे रखा है प्राथमिक में N1 कितना दे रखा है आपको 100 फेर है, द्वितीयक में कितने हैं हमारे पास 8000 फेर है। प्राथमिक का वोल्टेज कितना है हमारे पास 120 वोल्ट, आपसे पूछ रहा द्वितीयक का वोल्टेज क्या होगा, ठीक है। अब बताओ आप मुझे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, R बराबर कितना होता है बच्चों, N2/N1 होता है क्या। N2 कितना है हमारे पास 8000, N1 कितना है हमारे पास 100, इससे इसको काटेंगे तो R का मान कितना आएगा हमारे पास 80। तो यही क्या है आंसर, परिणामन अनुपात तो आ गया। वैसे आपको बताऊं सवाल गलत है या सही है इसका कैसे पता लगाओगे, देखो अगर ऊंचाई ट्रांसफार्मर है तो हमेशा R का मान 1 से ज़्यादा आएगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। तो अगर 1 से ज़्यादा नहीं आ रहा है, 80 तो 1 से ज़्यादा है तो ये ठीक है, लेकिन अगर 1 से ज़्यादा नहीं आ रहा है तो आपको दोबारा उसको करना है। अपचाई ट्रांसफार्मर में 1 से कम होता है मान, ध्यान रखना, ये चीज़ें ध्यान रखने वाली होती है, काम आ जाती है आगे। अब यहाँ पर आपसे उसने सेकंड पार्ट में पूछा है कि भाई वोल्ट तब बताओ, है ना, V2 भी बताओ। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, N2/N1 बराबर V2/V1, ठीक है ना। चलो N2 का मान क्या है हमारे पास 8000, N1 का मान क्या है 100, V2 का मान क्या बताया था, V2 का मान क्या बताया था पता नहीं, निकालना है। V1 का मान कितना है 120, इससे इसको काट दो, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 80 और यहाँ कितना 120, ये कहाँ जाएगा गुणा में। तो बताओ 80 गुणा 120, मुझे सॉल्यूशन करके ज़रा मुझे बताना कि V2 कितना होगा, ठीक है। ये V2 आएगा, बताना मुझे V2 कितना आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो सवाल हुआ, ठीक है, कमेंट करके बताना। एक सवाल और ले लेते हैं फिर इसको बंद करते हैं आज के टॉपिक को। अब जरा इस सवाल को आप देखिए, यहाँ क्या कहा उसने, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीय कुंडलियों की में फेरों की संख्या है का अनुपात 1:200 है। तो आपको गिव इन दैट, आपको जो दे रखा है प्राथमिक, देखो कहा उसने प्राथमिक व द्वितीयक में कुंडलियों की फेरों की संख्या, प्राथमिक का मतलब N1, द्वितीयक का मतलब N2, तो N1/N2 आपको क्या दे रखा है 1:200, यानी कि 1/200, ये तो आपको दे रखा है। यदि 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दें, यानी कि शुरुआत किससे करेंगे हमने, प्राथमिक जो वोल्टेज है वो कितने हमारे पास 200 वोल्ट है। तो आपसे पूछ रहा है कि द्वितीयक में वोल्टेज ज्ञात करो, यानी कि V2 निकालना है, ठीक है। दूसरा भी पूछ रहा है, उस पर ध्यान देंगे बाद में। अभी आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, N2/N1 बराबर क्या होता है V2/V1। बहुत आसान सवाल है, 2019 और 2022 में आया था ये, ठीक है। N2 कितना हमारे पास, देखो आपको दे रखा N1/N2, तो N2/N1 कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, यानी कि 200/1। V2 निकालना है, V1 कितना है हमारे पास 200, इसको इधर लेके आएंगे गुणा में, तो V2 कितना आ जाएगा हमारे पास इतना वोल्ट, ठीक है। कैसे पता लगे कि हमारा सवाल सही है, तो सवाल इसीलिए सही है क्योंकि ये ट्रांसफार्मर है ऊंचाई, तो पहले जो वोल्टेज होंगे वो कम होंगे और बाद में क्या होंगे ज़्यादा होंगे। तो पहला वोल्टेज क्या है कम ही है और दूसरा क्या है ज़्यादा ही है, तो ये सवाल आपका ठीक है। अब आपसे उसने कहा है कि अगर I1 कितना है हमारे पास 2 एम्पियर है, ठीक है, तो आपसे I2 पूछ रहा है, बताओ फॉर्मूला क्या होता है I2/I1। अब जो धारा होती है उसमें जो अनुपात होता है वो उल्टा होता है,
बताया था मैंने आपको, तो N1/N2। ठीक है, अब बस मान रखेंगे I2 का मान तो निकालना है बच्चों, है ना। I1 का मान कितना है 2, N1/N2 कितना है हमारे पास 1/200। ठीक है, अब जगह कम है इसीलिए मुझे सवाल करके बताना I2 का मान कितना आता है। ठीक है, जल्दी से करके बताएंगे और कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। देखो ये ट्रांसफार्मर का सब कुछ था जो कि बोर्ड में आ सकता है, इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है, तो अगर आता है तो इतना कुछ है, आपको इस लेक्चर में मिल गया है कि अब आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, शुरुआत करनी है परिभाषा से, फिर बनाना है हमें सिद्धांत, फिर बताना है इसके प्रकार, 2 प्रकार के होते हैं, उच्चाई और अपचाई, फिर हमें बतानी है इसकी रचना, रचना में चित्र बना देंगे और थोड़ा बहुत उसके बारे में लिख देंगे। उसके बाद कार्यविधि की बात करेंगे, अन्योन्य प्रेरण से लेकर चलेंगे, और वो जो आपको मैंने बताया वो सारा का सारा रिपीट करते हुए चलेंगे। तो ये आपका पूरा कंप्लीट जो है ना टॉपिक हो गया।